अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मैं आज आपके सामने अकाउंटिंग की MCQs 2018 आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आप इसको वॉच कीजिएगा। लास्ट टाइम मैंने आपको 2021 एंड 2019 करा दी थी, आज 2018 दे दी। ठीक है, आप अपनी 10 एस निकाल लें ताकि आपको समझ में आ जाए। अब टिक लगा लीजिएगा और इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर लिखा हुआ है, दिस अकाउंट इज़ इर्रिलेवेंट फॉर द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये अकाउंट, ये 4 अकाउंट आपके पास लिखे हुए। नंबर 1 परचेसिस, नंबर 2 कैरेजिन, इन्वेंट्री और सेल रिटर्न एंड अलाउंस। ये चारों अकाउंट है। इनमें से एक चीज़ बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से ताल्लुक़ नहीं रखती है। ठीक है, तो बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आप ध्यान रखें कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने शायद पढ़ रखी हो। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या करना पड़ता है। सबसे पहले ओपनिंग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री प्लस करते हैं, उसके अंदर परचेसिस और फिर प्लस करते हैं कैरेज इनवर्ड। यानी 3 चीज़ आप जमा करते हैं। ठीक है, तो बेटा ये देखिए, परचेज भी लिखा हुआ है इसके अंदर, कैरेज इनवर्ड भी लिखा हुआ है, इन्वेंट्री भी लिखा है। तीनों चीज़ें होती हैं ना। अब यहाँ पर इर्रेलेवेंट मालूम करना है, तो बेटा सेल रिटर्न उसके अंदर नहीं होती है, तो आप ये सेल रिटर्न एंड अलाउंस पे टिक लगा लें। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर आपको 3 चीज़ें लाजमी तौर पर मिलेंगी। मैं आपको इनकम स्टेटमेंट कराऊंगा तो उसकी वजाहत कर दूंगा कि इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करना पड़ती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में 3 चीज़ों को ऐड करना पड़ता है। नंबर 1 ओपनिंग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, नंबर 2 परचेसिस ऑफ मर्चेंडाइज और नंबर 3 आ जाती है ट्रांसपोर्टेशन यानी गाड़ी का किराया यानी कैरेज इनवर्ड। ये 3 चीज़ें आपको दे रखी हैं इन्होंने, और ये सवाल में पूछ रहे हैं कि इन चारों में से एक अकाउंट जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में नहीं आता। तो बेटा 3 चीज़ें आती हैं ना, तो चौथी चीज़ नहीं आती है उसके अंदर, सेल रिटर्न। तो चुना चाहिए, इस पर टिक लगाने आप। ठीक है, समझ में आ गया। नंबर 2 सैलरी एक्सपेंस नॉट येट पेड आर क्लासिफाइड एज। इसका तर्जुमा ये है कि सैलरी एक्सपेंस जो अभी तक पेड ना किए गए हों, जो अभी तक पेड यानी कि पेमेंट ना की गई हो, तो उनको हम किस क्लास में शामिल कर लेंगे। नंबर 1 प्रीपेड सैलरी के तौर पर, सैलरी एक्सपेंस के तौर पर, एक्रूड सैलरी के अंदर या अनअर्न्ड सैलरी के अंदर। तो बेटा कोई भी एक्सपेंसेस, चाहे वो सैलरी एक्सपेंसेस हो, रेंट एक्सपेंसेस हो, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस हो, एडवर्टाइज एक्सपेंसेस हो, कोई सा भी एक्सपेंसेस जो अभी तक पेड ना किया गया हो, नॉट येट पेड लिखा हो, तो वो कहलाता है एक्रूड एक्सपेंसेस। तो चुनाची आप एक्रूड सैलरी पे टिक लगा लें फोन। ठीक है, जो अभी तक पेमेंट ना की गई हो तो उसको हम एक्रूड सैलरी कहते हैं। वैसे भी मैंने आपको एडजस्टिंग एंट्री करा रखी है, तो 4 लफ्ज़ बताए थे मैंने आपको, याद रखें। नंबर 1 एक्रूड, नंबर 2 अनपेड, नंबर 3 आउटस्टैंडिंग। ठीक है, और चौथा पेबल था। तो देखो इसमें एक्रूड आ गया ना, और नॉट गेट पेड का भी लफ्ज़ आ गया, तो इसका मतलब अनपेड होता है। ठीक है, आ गया समझ में। एक्रूड सैलरी पे टिक लगा लें। नंबर 3 है, इफ़ द प्रोप्राइटरशिप इज़ 3/5। अगर प्रोप्राइटरशिप की वैल्यू जो है 3/5 हो, अब इसी तरह कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बच्चों। ठीक है, अगर प्रोप्राइटरशिप यानी कैपिटल 3/5 हो टोटल एसेट्स का, जिसकी कीमत 3 लाख रुपए, तो बताइए लाइबिलिटीज़ कितनी होगी। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा दूँ। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर भला। कैपिटल 3/5 जो है एसेट्स का है, तो देखिए एसेट्स की वैल्यू जो दे रखी है उन्होंने 3 लाख रुपए दे रखी है इसके अंदर। ठीक है, तो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। देखिए बेटा 3 लाख रुपए मैंने लिखे ही 300,000, और इसका कितना 3/5 लिखा हुआ हमारे पास, 3/5। ठीक है, 3 लाख को आप 3/5 मालूम कर लें, 3 लाख। ठीक है, 3 लाख आ गया, मल्टीप्लाई करें 3 से, डिवाइड कर दें 5 से, तो आपके पास ये आ गया जनाब 1,80,000 रुपये। यह आ गया आपका, क्या आ गया आपकी कैपिटल आ गया आपका। क्या आ गया कैपिटल। अब हम जानते हैं बेटा, हमें तो लाइबिलिटीज़ मालूम करनी है ना। उसके लिए फार्मूला तो अकाउंटिंग इक्वेशन के तहत ये होता है ना कि एसेट्स बराबर है कैपिटल जमा लाइबिलिटीज़, ये होता है ना स्टार्ट में। तो हमको, मैं आपको यही बता सकता हूँ। अब हमें लाइबिलिटीज़ मालूम करनी है इसके अंदर। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे कि 3 लाख में से जो एसेट्स है ना, उसमें से ये कैपिटल प्लस का है ना, मतलब कि माइनस का हो जाएगा। तो 3 लाख में से 1,20,000 जो हम 1,80,000 रुपये जो आया है ना हमारे पास, ये वाला, इस 3 लाख में से निकाल देंगे। या माइनस का निशान दबा के 3 लाख दबा दें आप यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका 1,20,000 रुपये जवाब आ गया। तो ये 1,20,000 रुपये आपका इसका आंसर आ जाएगा।
ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको इसकी एक्सप्लेन भी करके दिखा दी। अकाउंटिंग इक्वेशन के तहत करना आपको इसकी कैलकुलेशन, ठीक है। तो आप टिक लगा लें 1,20,000 में बेटा, ये आ गए 1,20,000, ठीक है। आ रहा नजर आपको, ठीक है सर, नजर आ रहा है। उसके बाद अगला नंबर है 4th, क्रेडिटर्स आर आल्सो टर्म्ड एज। क्रेडिटर्स कहते हैं बेटा जिनसे हम उधार खरीदते हैं, ठीक है। क्रेडिटर्स उनको कहते हैं जिनको हम पेबल हो, जिनके हम पेबल बन जाते हैं, जो हमें पेमेंट करनी पड़ती है, तो उनको क्रेडिटर्स कहा जाता है, ठीक है। तो क्रेडिटर्स को और किस नाम से पुकारा जाता है, ये मतलब है इस सवाल का आपके, ठीक है। इस MCQ का मायने क्या है कि क्रेडिटर्स के लिए हम दूसरी कौन सी टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1 अकाउंट रिसीबल, नंबर 2 अकाउंट पेबल, नंबर 3 बिल रिसीबल या रिसीवर। तो बेटा अकाउंट पेबल याद रखिएगा कि क्रेडिटर्स के लिए हमेशा याद रखें अकाउंट पेबल आता है। अगर यहाँ पर डेटर्स आता है ना, डेटर्स के लिए अकाउंट रिसीबल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अकाउंट रिसीबल एक एसिड है और अकाउंट पेबल जो है ना एक लाइबिलिटीज़ है। तो चुनाचे क्रेडिटर से जब माल खरीदते हैं तो उनका उधार हम पर चढ़ जाता है ना, लाइबिलिटीज़ में हम पर इजाफा हो जाता है, तो हम अकाउंट पेबल हो जाते हैं इस तरह से, ठीक है। आप इस पर टिक लगाना। नंबर 5, सेल्स इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय। सेल्स की बेहतरीन तारीफ़ क्या है, सेल्स की बेहतरीन तारीफ़ क्या है। नंबर 1 सेल ऑफ मर्चेंडाइज बेचना। नंबर 2 सेल ऑफ एसिड्स का फरोख्त करना। कैश सेल नकद बेचना। क्रेडिट सेल उधार बेचना, ठीक है। तो बेटा सेल्स की सबसे बेहतरीन डेफिनेशन जो है ना वो है मर्चेंडाइज बेचने को सेल्स कहते हैं, और ये आप सेल जनरल में भी अच्छी तरह समझ जाएंगे, ठीक है। सेल ऑफ मर्चेंडाइज जो है ना वो कहलाता है आपका क्या, सेल्स, भले वो कैश में हो चाहे वो क्रेडिट में हो, ठीक है। तो ये सेल ऑफ मर्चेंडाइज याद कर लीजिएगा। सेल्स की सबसे बेहतरीन डेफिनेशन ये है आपकी, ठीक है बच्चों। आगे समझ। नंबर अगला है हमारे पास कि नंबर 6 है दिस इज़ नॉट ए कंट्रा अकाउंट, ठीक है। ये एक कंट्रा अकाउंट नहीं है। अब कंट्रा अकाउंट किसे कहते हैं उसकी भी थोड़ी सी एक्सप्लेन देख ले बेटा। हम देखते हैं कि परचेज में से परचेज रिटर्न निकालना पड़ता है हमको, ठीक है। परचेज रिटर्न निकालना पड़ता है तो हमारे पास नेट परचेज आ जाती है, ठीक है। इसी ना सेल के अंदर से सेल रिटर्न निकाल लेते हैं हम, या सेल डिस्काउंट निकाल देते हैं तो हमारे पास आ जाती है नेट सेल्स, है ना। इसी तरह हम कैपिटल में से जो अमाउंट निकालते हैं अपने ज़ाती इस्तेमाल के, उसको ड्राइंग कहा जाता है। तो आप इसमें देख रहे हैं 4 नाम आए, और उसमें कंट्रा एसिड कौन सी हो, कंट्रा एसिड वो होती है जो किसी चीज़ में से ना निकाली जाए, ठीक है। अब देखें मैं वजाहत करता हूँ, परचेज रिटर्न है ना, परचेज में निकालना पड़ेगा, ये है कंट्रा अकाउंट आपका। नंबर 2 ड्राइंग, ये कैपिटल में से कमी कर, ये कैपिटल में कमी कर देता है तो इसलिए ये भी कंट्रा अकाउंट हो गया। सेल रिटर्न सेल में से निकाला जाता है इसलिए ये भी कंट्रा अकाउंट हो गया। ओनली फर्नीचर जो है एक एसिड है, ये कंट्रा अकाउंट नहीं है, बस आप इस पर टिक लगा लें, ठीक है। फर्नीचर जो है इसके अंदर कंट्रा अकाउंट नहीं है। समझ में आ गया। कंट्रा अकाउंट की डेफिनेशन समझ चुके हैं ना आप लोग कि कंट्रा अकाउंट किसे कहते हैं। कंट्रा अकाउंट उसे कहते हैं जिसको किसी चीज़ में से माइनस किया जाए। तो फर्नीचर में से, फर्नीचर को किसी चीज़ में से माइनस नहीं किया जाता, इसलिए कंट्रा अकाउंट नहीं होगा ये। अब नंबर 7 है हमारे पास, दिस नेचर ऑफ अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इज़। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो आपने पढ़ा हुआ है उसकी नेचर क्या होती है। जिस तरह आपने देखा भी है एसिड्स की नेचर है, एक्सपेंस की नेचर है ना। तो इसकी आपने नेचर बतानी है। तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो है ना बेटा, आमतौर पर ना दो इसके आंसर आ सकते हैं। नंबर 1 ये लाइबिलिटीज़ के तौर पर भी लिखा जा सकता है, देखिए लिखा हुआ है लाइबिलिटीज़, और दूसरा कंट्रा एसेट में भी, क्योंकि ये अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो होता है फिक्स्ड एसेट के ऊपर लगता है, और ये चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे बिल्डिंग हो, उनकी कीमत में कमी कर देता है ये। तो ये अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो है एज ए लाइबिलिटीज़ भी इस्तेमाल किया जाता है। जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये लाइबिलिटीज़ के तौर पर भी यहाँ क्रेडिट में हम लिख सकते हैं, और ये कंट्रा एसेट और उस फिक्स्ड एसेट में से माइनस भी कर सकते हैं। तो ये आप चाहें तो लाइबिलिटीज़ लिख लें, चाहे कंट्रा एसेट लिख लें, दोनों सही होते हैं इसके लिए। फिलहाल तो इसके अंदर कंट्रा एसिड उन्होंने रिकॉर्ड किया हुआ है तो आप कंट्रा एसिड कर लें, लेकिन मैंने आगे के 5 MCQs में देखा उन्होंने कहीं लाइबिलिटीज़ को भी शो करके दिखाया है, क्योंकि लाइबिलिटीज़ भी होती है ये, ठीक है। तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो होता है एज ए लाइबिलिटीज़ या कंट्रा एसिड के तौर पर इस्तेमाल होता है। अगला नंबर आ गया एडवांस रिसीट फ्रॉम कस्टमर। अगर किसी कस्टमर से पैसे एडवांस ले लिए जाए, ठीक है, अगर किसी कस्टमर से पैसे एडवांस ले लिए जाए तो कौन सी क्लास में लेके जाएंगे आप उसको, उसकी क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे आप, क्या मानेंगे आप उसको, एसेट मानेंगे क्या या लाइबिलिटीज़ मानेंगे
या प्रोप्राइटरशिप यानी कैपिटल मानेंगे, या रेवेन्यू या आमदनी मानेंगे। अब आप देखें, एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, यानी किसी कस्टमर से आप पैसे एडवांस ले लें तो इसका मतलब है आपके ऊपर उसका उधार चढ़ गया ना भाई, आपके ऊपर उसका उधार चढ़ गया तो वो तो लाइबिलिटीज़ कहलाएगा ना। एडवांस हम किसी शख्स से पैसे ले लें, मिसाल के तौर पर हम, जैसे मैं एक टीचर हूँ, आप मेरे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आते हैं, मैं आपसे एडवांस ले लूँ, ठीक है, और आप पूरे महीने पढ़ने के लिए ना आए मेरे पास, बिल्कुल, यानी कि मैंने आपकी सर्विस ही नहीं करी, पढ़ाया ही नहीं पूरे महीने, तो बेटा वो तो मेरे लिए लाइबिलिटीज़ कहलाएगा ना, कोई मेरी एसेट थोड़ी कहलाएगा, ना मेरी कैपिटल कहलाएगा, ना मेरी रेवेन्यू कहलाएगा, वो तो मुझ पर उधार चढ़ा हुआ है। अगले महीने आप आएंगे, एडजस्ट कर लेंगे, बोलेंगे भाई पिछले महीने में हमने जो आपको फ़ीस दी थी उसको एडजस्ट कर लें इसके अंदर, ठीक है। तो एडवांस कभी भी किसी कस्टमर से वसूल किया जाए तो वो एज ए लाइबिलिटीज़ इस्तेमाल किया जाता है, उसकी क्लास होगी लाइबिलिटीज़। नंबर 9 है ए सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर, ऐसी तरतीब जिसमें अकाउंटिंग प्रोसीजर होता है उसको क्या कहते हैं। नंबर 1 अकाउंटिंग इक्वेशन, बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन तो इक्वेशन होती है। नंबर 2 अकाउंटिंग साइकिल। नंबर 3 अकाउंटिंग टाइटल या फिर अकाउंटिंग पीरियड। तो बेटा इसमें आप याद कर लीजिएगा, अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं इसको, ठीक है। एक ऐसी सीक्वेंस तरतीब से जो अकाउंटिंग प्रोसीजर होता है उसको कहते हैं अकाउंटिंग साइकिल, ठीक है, अकाउंटिंग साइकिल के याद रखोगे ना, ठीक है। अकाउंटिंग साइकिल हो गया हमारे पास ये। अब उसके बाद हम आते हैं अगले नंबर की तरफ। इफ़ ग्रॉस प्रॉफिट इज़ ₹80,000, अगर ग्रॉस प्रॉफिट जो है 80,000 हो, विच इज़ 20% ऑफ सेल, जो सेल का 20% हो, तो बताइए अमाउंट ऑफ सेल कितनी होगी, यानी सेल कितनी करी है आप लोगों ने। तो इसका तरीक़ाकार ये होता है, बेटा हमेशा याद रखें कि आप इनकम स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना तो उसमें फार्मूला कुछ यूँ होता है, मैं आपको थोड़ा सा लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको एक्सप्लेन हो जाए कि सबसे पहले होती है सेल्स, ठीक है। इसमें से हम लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मैं शार्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। सेल्स जो हमारे पास ये आ गई, फर्ज किया, और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैंने निकाल दी, तो ये मेरे पास आ जाता है बेटा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आ जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट, ये कहलाता है ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी, ठीक है। अगर समझ में आ गया ना। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट, आप एक बात बताएं, सेल कितनी फर्ज किया, 1 लाख रुपया है, मैंने ये भी लिख के दिखा देता हूँ आपको, 1 लाख रुपया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है लगा लें 80,000 रुपये, 80,000 रुपये माइनस कर देंगे हम इसके अंदर से, तो कितने बचेंगे बच्चों? 20,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट 20,000। एक बात बताएं, ये 20,000 छोटा है कि 1 लाख छोटा है? सर इसमें 20,000 छोटा है, तो इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट कम होता है ना भाई। सेल सबसे बड़ी फिगर हुई ना आपकी, सेल सबसे बड़ी फिगर हुई ना आपकी, 1 लाख रुपया, उसमें से 80,000 निकालेंगे तो फिर ग्रॉस प्रॉफिट बचता है, तो इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट तो छोटा हो गया ना, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट तो छोटा हो गया, सेल तो बड़ी रकम है ना। तो चुनाचे इसके अंदर भी, इस सवाल के अंदर यही बात पूछी गई, वो मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ, फिर आपके समझ में पक्का आ जाएगा, बिल्कुल फिक्र नहीं करें आप बच्चों, बिल्कुल पक्के आ जाएंगे आपके पास। बस ये ध्यान में रखें कि ग्रॉस प्रॉफिट छोटा होता है, सेल बड़ी होती है, याद रखेंगे ना, ठीक है। चलो भाई, चलो अब यहाँ पर देखें, सवाल के अंदर लिखा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट आपको 80,000 रुपये दे रखा है। कितना दे रखा है? 80,000, और ये 20% सेल का है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट जो है आपको 80,000 में करके दिखा रहा हूँ आपको, 80,000 रुपये दे रखा है ना, और ये रेट जो है इसका 20% है, रेट जो है इसका कितना है? 20% है। अब एक बात पता है, अब हमें सेल्स मालूम करनी है। क्या मालूम करना है? सेल्स। अब सेल्स बड़ी चीज़ है ना, बड़ी चीज़ अगर छोटी चीज़ की मदद से मालूम की जाए तो क्या करना पड़ता है? फ्रैक्शन को उल्टा करना पड़ता है। हमेशा याद रखिएगा कि छोटी चीज़ की मदद से, यानी ग्रॉस प्रॉफिट छोटा है, सेल्स एक बड़ी रकम है, तो चुनाचे छोटी चीज़ की मदद से आप बड़ी चीज़ मालूम करेंगे तो क्या करना पड़ता है? सीधा सीधा हिसाब है बच्चों, कैलकुलेटर पर आप डायरेक्ट करिएगा, मैं अभी आपको तरीका बताता हूँ। 80,000 लिखें, ज़रा को निशान डाल के, 20% का मतलब होता है 20/100। क्या होता है? 20/100, उसको उल्टा करके लिख दें आप, 100/20, बस ऐसे 100 कसर को उल्टा करिएगा, फ्रैक्शन को उल्टा कीजिएगा। जब भी आपको बड़ी रकम मालूम करनी हो तो क्या करना पड़ता है? छोटी चीज़ की वजह से बड़ी चीज़ मालूम करनी हो तो आपने करना पड़ता है फ्रैक्शन को उलट, यानी परसेंटेज को आप उल्टा कर देंगे। और अगर छोटी चीज़ मालूम करनी हो, ठीक है, बड़ी चीज़ की वजह से, तो फिर मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें सीधी आपकी फ्रैक्शन रहेगी। तो बस कर दें भाई, 80,000 को 100 से ضرب करें, 20 से तकसीम करें, या ऐसा करें 20 से कम 20, 20 पर 100 आ गया, 80,000 को 5 देंगे, 4 लाख रुपये खुद ब खुद आ गए आपके। कैलकुलेटर पर कर सकते हैं आप, ठीक है।
समझ में आ गया। तो आप बोलेंगे सर इतनी लंबी कैलकुलेशन हम MCQ में कैसे करेंगे, तो मैं भी आपको तरीका बता रहा हूँ, बस कि मुझे ये समझाना था कि छोटा कौन है बड़ा कौन है, बस ये ध्यान में रखिएगा, कौन बड़ा कौन छोटा, ठीक है, ये याद रखेंगे ना। सही है सर, याद रखेंगे इंशाल्लाह। चलो मैं बताता हूँ आपको कैलकुलेटर पे डायरेक्ट मेथड। देखिए जी, ग्रॉस प्रॉफिट जो है 80,000 है, ठीक है, 80,000 है, विच इज़ 20% ऑफ सेल, जो सेल का 20% है, यानी ग्रॉस प्रॉफिट की गिवन है कीमत। तो आप कैलकुलेटर फ़ौरन 80,000 दबाएंगे, ये देखिए 80,000 दबाया मैंने, ठीक है, और ज़रा को निशान डाल के, अब ये परसेंट कितना बच्चों, सर ये 20% है, 100/20 कर देना, ज़रा को निशान डाल के आप क्या करेंगे, 100/20 कर देंगे, 100 और डिवाइड बाय 20, ये नहीं 4 लाख रुपये आ गया आपका, टिक लगा लें फटाफट, ठीक है, ऐसे करते हैं ये, ठीक है, कैलकुलेटर पर डायल कीजिएगा, बस ये पॉइंट नोट कीजिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट छोटा है, सेल बड़ी है। अगर सेल मालूम करने को आए तो कसर को आपने फ्रैक्शन को उलट करना है, और अगर ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करने को आए तो कसर को उल्टा मत कीजिएगा, ठीक है। चलो अभी आगे देखते हैं। अगला नंबर है 11वां नंबर आ गया, दिस इज़ शोन एज नॉन करंट एसेट इन द बैलेंस शीट। अब हम बैलेंस शीट पढ़ चुके होंगे, आप लोगों ने माशाल्लाह पढ़ ली होगी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में आपके 2 सेक्शन होते हैं ना, एसिड्स एंड इक्विटीज़। तो एसिड्स की भी 2 पार्टीशन बनते हैं, एक कहलाता करंट एसिड और दूसरा कहलाता नॉन करंट एसिड, ठीक है। करंट एसिड में तो आप जानते हैं ऊपर कैश होता है, अकाउंट रिसीवेबल होता है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो जाते हैं। जबकि नॉन करंट एसिड में फर्नीचर होता है, मशीनरी होती है, इक्विपमेंट होता है, बिल्डिंग होती है, तमाम चीज़ें नॉन करंट एसिड हैं, ठीक है, होती नहीं होती हैं। तो अब यहाँ देखिए जुमले का मतलब क्या है, दिस इज शोन एज ए नॉन करंट एसेट इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में इनमें से चारों में से एक चीज़ एक नॉन करंट एसेट की क्लासिफिकेशन में आती है, क्लास में आती है। मतलब कैश, मैंने अभी आपको बताया बेटा कैश तो करंट एसेट है, वो तो नॉन करंट एसेट नहीं है ना। नंबर 2, अकाउंट रिसीवेबल भी करंट एसेट है, वो भी मैंने बताया। प्रीपेड इंश्योरेंस या प्रीपेड एक्सपेंसेस वो भी करंट एसेट है हमारी। तो इससे मशीनरी आ रही है जिसके ऊपर डेबिशन लगने वाला है ना, तो ये कहलाती है नॉन करंट एसेट। नाम याद कर लें, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, ऑफिस इक्विपमेंट, लैंड, ये 5 चीज़ें जो है बेटा नॉन करंट एसेट होती हैं। डेबिशन 4 चीज़ों पे लगेगा आपकी, कौन कौन सी, सिवाय ज़मीन के यानी लैंड के, बाकी सब चीज़ों पे डेबिशन लगता है आपका। ये मैंने आपको वजाहत कर दी है। तो इसमें मशीनरी पे टिक लगा लें आप। नॉन करंट एसेट इन चारों में मशीनरी नज़र आ रही है, बाकी हमें कैश भी करंट एसेट है, अकाउंट रिसीवेबल भी करंट एसेट है, प्रीपेड इंश्योरेंस भी करंट एसेट है, ठीक है। अगला नंबर है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर जब एंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, दिसंबर 31 आ जाता है, तो दीज अकाउंट्स आर क्लोज। तो ये वाले अकाउंट्स को क्लोज कर दिया जाता है, यानी क्लोजिंग प्रोसेस बनाया जाता है आपका, ठीक है। जैसे कि आपके रिक्वायरमेंट में जो बड़े सवाल आएगा उसके अंदर से आपके जो सवाल आएंगे उसमें नंबर 1 एडजस्टिंग एंट्री होगी, नंबर 2 क्लोजिंग प्रोसेस होगा, नंबर 3 इनकम स्टेटमेंट, नंबर 4 बैलेंस शीट, ठीक है। तो बेटा इसके अंदर क्लोज को किसको किया जाता है, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू समरी को किया जाता है, हमेशा याद रखिएगा। नंबर, अभी इसमें 4 नाम ले दिए उन्होंने, एसेट को क्लोज करते हैं नहीं, ठीक है, एसेट को क्लोज नहीं करते, ऑनर्स इक्विटी को करते हैं, लायबिलिटी को करते हैं, या फिर एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू समरी। तो बेटा ये एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू समरी आप लिख लीजिएगा, इनको क्लोजिंग कर, इसकी क्लोज की जाती है, ठीक है, ठीक है, क्लोजिंग इसकी की जाती है, क्लोजिंग प्रोसेस के अंदर इस पर निशान लगाना है। नंबर 3 अगला वो नंबर 13 इन बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट अनपेड चेक इज़, अब देखें इसमें रूल आ गया, ठीक है। मैंने आपको बैंक रिकॉन्सिलेशन के रूल बता रखे हैं, आपने मेरी वीडियो देखी होगी, ठीक है। बैंक रिकॉन्सिलेशन में अगर अनपेड चेक हो, आउटस्टैंडिंग चेक हो, अनप्रेजेंट चेक हो, तो उसको बैंक स्टेटमेंट में से लेस करते हैं। तो देखें अनपेड लिखा हुआ ना, तो बस ये लिख दिया, बस देखिए लिखा हुआ डिडक्टेड या लेस इन बैंक स्टेटमेंट, आप इस पर टिक लगा, ऐड नहीं करते हैं। ऐड तो डिपॉजिट वाले चेक को करते हैं, ठीक है, लेट डिपॉजिट वाले को करते हैं, याद रखेंगे ना इस बात को। तो डिडक्टेड इन बैंक स्टेटमेंट। अगला नंबर है मर्चेंडाइज सोल्ड ऑन क्रेडिट। अगर मर्चेंडाइज बेच दी जाए उधार में, यानी क्रेडिट में बेची जाए, तो उसको रिकॉर्ड किस में करेंगे, नंबर 1 कैश बुक में करेंगे। तो बेटा कैश बुक में तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि कैश बुक में तो वो तमाम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं जो कैश में होती हैं, या तो क्रेडिट का लफ्ज़ आ रहा है, ये तो हो ही नहीं सकती। नंबर 2 सेल जर्नल, सेल जर्नल में करेंगे, यस। सेल जर्नल में वो तमाम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं जिसमें मर्चेंडाइज को सोल्ड किया गया हो ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट में, तो इस सेल जर्नल का जवाब है। तीसरा भी पढ़ लेते हैं, आइदर या तो कैश बुक में या फिर सेल जर्नल में, ठीक है। कैश बुक में फिर गलत,
कैश बुक में तो उधार का लिखता ही नहीं कुछ भी, ये भी गलत हो गया। तीसरा, पेटी कैश बुक में, पेटी कैश बुक में लिखते, पेटी कैश बुक में तो आप जानते हैं, मैंने आपको सवाल करा रखा है, छोटे मोटे खराजात लिखते हैं, कोई उधार के थोड़ी लिखते हैं इसमें, ठीक है। उसमें तो पेमेंट लिखी जाती है, कैश पेमेंट। तो चुना चाहिए सेल जनरल, आप इस पर जवाब लगा लें, ठीक है। सवाल हमारा क्या था? सवाल ये था ना, मर्चेंडाइज सोल्ड की जाए अगर उधार में तो उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? सेल जनरल में। अगला नंबर है, नेट इनकम प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बराबर है। अगर नेट इनकम में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जमा करा दी जाए तो बताइए क्या होगा, ठीक है। उसके लिए थोड़ी सी एक फार्मूला सा मैं आपको थोड़ा सा बताने लगा, तो आप देखें पहले, ठीक है। चलिए, सवाल में लिखा है कि नेट इनकम प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। अभी मैंने आपको पीछे बताया था, सेल में से निकालते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। क्या आ जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट फर्स्ट कर ये आ गया। अब उसमें से आप लेस करेंगे ना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी एक्सपेंसेस में शॉर्ट में लिख देता हूँ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये हम निकाल देंगे इसके अंदर से, माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। टोटल एक्सपेंसेस सारे निकाल देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट में, तो हमारे पास आ जाता है ये नेट प्रॉफिट। अच्छा, एक बात बताएं, अब ये जो है ना बेटा, ये लेस है ना, ये माइनस है ना, ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है। यानी कि फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा? देखिए, नेट प्रॉफिट है, नेट मैं लिख भी देता हूँ, नेट प्रॉफिट। तो फार्मूला मेरा नया बनने वाला नेट प्रॉफिट, ये माइनस का है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, ठीक है। एक्सपेंसेस बराबर क्या बचा आपके पास? ग्रॉस प्रॉफिट, तो बस जवाब ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ठीक है। फार्मूला हमारे पास ये होता है कि ग्रॉस प्रॉफिट में से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जब माइनस करते हैं ना इनकम स्टेटमेंट में, तो आपके पास नेट प्रॉफिट हासिल होता है, ये नेट लॉस हासिल होता है। तो चुना जी, सूरत हाल के मुताबिक आपके पास क्या बना? ये लिखा हो ना, देखिए, नेट इनकम प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नेट इनकम प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बराबर है ग्रॉस प्रॉफिट, ये लिखा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट। तो आप ग्रॉस प्रॉफिट पे टिक लगा लें, समझ में आ गया होगा आपकी, मैंने सब आपको बता दिया है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अगला नंबर है, बैंक स्टेटमेंट डज नॉट शो, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट में ये इन चारों में से एक चीज़ नज़र नहीं आती। बैंक स्टेटमेंट जो आपके पास आता है ना, वो कारोबारी हजरात के पास, उनमें से इन चारों में से एक चीज़ नज़र नहीं आती इसके अंदर हमें शो। नंबर एक, डिपॉजिट इन ट्रांजिट, जो आपने देर से जमा कराया गया था। डायरेक्ट डिपॉजिट, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। अब देखें, वजाहत कर दूँ थोड़ी सी, डायरेक्ट डिपॉजिट तो होती है बैंक स्टेटमेंट के, आपने सवाल कर रखे हैं ना, मैंने भी आपको करा रखे हैं, तो उसमें डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर मैं कैश बुक में ऐड करता था, याद करें, वो लिखी होती थी बैंक में। बैंक चार्जेस निकालता था, बैंक स्टेटमेंट में माइनस होते थे वो, ठीक है। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, बैंक वाला इंटरेस्ट जो है डिपॉजिट करता था, तो इसका मतलब कैश बुक में ऐड करते थे। तो यहाँ पर डिपॉजिट इन ट्रांजिट का मतलब होता है लेट डिपॉजिट, ठीक है। लेट डिपॉजिट, जो हम देर में चेक जमा कराते हैं ना, वो बैंक में जमा नहीं होता, वो नज़र नहीं आएगा आपको। नंबर अगला है, ऑनर्स का पर्सनल एक्सपेंस, ठीक है। ऑनर की जो मालिक की जो पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं ना, यानी कि पर्सनल खर्चे, विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस, जो बिजनेस से निकालता है, उनको क्या कहते हैं? यानी क्लोज कैसे की जाती है, क्लोजिंग कैसे की जाती है उनके? नंबर एक, एसेट से की जाती है। नंबर दो, लाइबिलिटीज से की जाती है। नंबर तीन, ऑनर इक्विटीज से की जाती है या रेवेन्यू से। तो आप हमेशा याद रखें, पर्सनल यूज़ के लिए जो भी हम पैसा निकालते हैं उसको ड्राइंग कहते हैं, और ड्राइंग का ताल्लुक जो है ऑनर इक्विटी यानी कैपिटल से हो जाता है जाकर। तो आप ऑनर इक्विटी पर निशान लगा दें। जब भी पर्सनल यूज़ का लफ्ज़ आए, पर्सनल एक्सपेंसिस का लफ्ज़ आए ऑनर की, तो आपने क्या करना है? ड्राइंग के तौर पर लेना है। ड्राइंग का ताल्लुक होता है कैपिटल के साथ, क्योंकि ड्राइंग करने से कैपिटल में कमी आ जाती है, डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद नंबर अगला है, द अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट इज़ वेरीफाइड बाय। अर्थमेटिक यानी कि हिसाबी तौर पर जो हम टेस्ट करते हैं ना, अकाउंटिंग का वेरिफिकेशन जो करते हैं, कैसे करते हैं? नंबर एक, बैलेंस शीट से करते हैं। नंबर दो, इनकम स्टेटमेंट से करते हैं। नंबर तीन, बैंक रिकॉन्सिलिएशन से करते हैं, या ट्रायल बैलेंस। तो आप इसमें ट्रायल बैलेंस भी लगा दें, क्योंकि वो एक्यूरेसी टेस्ट होता है। मैंने आपको ट्रायल बैलेंस भी करा रखी है, जनरल लेजर भी करा रखा है। तो ये एक एक्यूरेसी टेस्ट होता है, ठीक है, चेकिंग करने का तरीका होता है। ये ट्रायल बैलेंस जो है इसका बेहतरीन जवाब है। उसके बाद है, एनी एंट्री, ऐसी एंट्री, कोई भी एंट्री विच हैज़ मोर देन वन डेबिट और क्रेडिट, जिसमें एक से ज़्यादा डेबिट और क्रेडिट हों, उसको क्या कहते हैं? सिंगल एंट्री कहते हैं, डबल एंट्री कहते हैं, कंपाउंड एंट्री कहते हैं, या कंट्रा एंट्री कहते हैं? तो बेटा उसको कंपाउंड एंट्री कहते हैं,
ठीक है, जिसमें दो डेबिट या 2 क्रेडिट पाए जाए। जो मैंने आपको जनरल के आपसे सवाल करा रखे हैं उसके अंदर डबल एंट्री आई थी हमारे पास, है ना, तो वो कंपाउंड एंट्री कहलाएगी। अगला नंबर, आखिरी नंबर है इन लेजर। लेजर के अंदर वी यूज़ पेंसिल फॉर, हम पेंसिल इस्तेमाल करते हैं काय के लिए? नंबर 1 पोस्टिंग करने के लिए, फुटिंग बैलेंसिंग करने के लिए, बैलेंसिंग करने के लिए, क्लोजिंग करने के लिए। तो बेटा फुटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेजर के अंदर हमेशा पेंसिल जो इस्तेमाल की जाती है फुटिंग करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरे 2018 की सारी वजाहत कर दी, एक्सप्लेन कर दी। आप इसकी वॉचिंग कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके समझ में सारा आ जाएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर आपको मज़ीद आपको MCQ कराई जाएगी। आप सिर्फ ध्यान से इनको समझें और उनको याद करने की कोशिश करें। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना मत भूलें, अपने दोस्तों और साथियों को शेयर करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।